पढ़ने जाना है तुम्हें तो एलिट्स ग्रेड में ही जाओ, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लासेस है। एंड अब मुझे समझ में आता है कि उसने मुझे रेकमेंड किया था। मेरे जब मैंने फुल लेंथ मॉक्स देना शुरू किया था तो इनिशियली मेरे स्कोर्स अराउंड 50 45 ऐसे भी आए हैं। स्टार्टिंग वाले तो शायद ऐसे ही आए हैं। एंड में जब आप दोबारा मॉक देना शुरू करो तो आपको बस ये याद रखना है कि ये 120 मिनट ही है आपके पास, आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। बीए में इट्स बीए या आरसी में इट्स मोर अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस रादर देन सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। रिवीजन के लिए एलिट्स ग्रेड फैकल्टी मेंबर्स ही 6 6 7 7 इनफैक्ट 12 12 आवर्स के क्लासेस लेते थे। इनिशियली ये क्लासेस शायद 2 से 4 5 होने शुरू हुए, फिर 5 घंटे से लेकर 6 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे तक गए हैं। वाई डू यू थिंक बंगाली स्मोक, जो कि काफी काफी वियर्ड क्वेश्चन था। खेल हर बॉल सकते हो बट आपको हर बॉल खेलनी नहीं है। ये रियलाइज करना वो तभी हो पाएगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे या आप अपने फैकल्टी मेंबर्स की बात सुनोगे। First of all, a huge congratulations on securing your IIM Bangalore convert. Tell me a bit about your profile. आपने कहाँ से स्कूल कॉलेजेस किए, फिर आप कैट के पहले क्या क्या करते थे? तो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से जमशेदपुर में की है। 10th तक आई वॉज इन अ स्कूल नेम गुलमोहर हाई स्कूल। 11th 12th में मैं एक स्कूल गया था, डीएवी पब्लिक स्कूल बिशनपुर। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम अ कॉलेज नेम्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। एंड कैट देने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा क्विजिंग में एक्टिव था, तो उसमें भी कुछ अवार्ड्स जीते हैं। एंड उसके बाद मैं लास्ट 3 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ एक स्टार्टअप में, जिसका नाम। तो बहुत लोग डिफरेंट गोल्स इन माइंड रहता है ना, जब वो लोग कैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं या फिर सोचते हैं कि अभी कैट करेंगे, तो आपका प्राइमरी मोटिवेशन क्या था कि कैट क्यों करना है, एमबीए क्यों करना है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक स्टार्टअप में पिछले लगभग 3.5 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो मेरा प्राइमरी मोटिवेशन ये था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। इनफैक्ट मेरी प्रमोशन भी होगी, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया इस कंपनी में। बट अब मेरा प्राइमरी मोटिवेशन था कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स की तरफ जाना है, क्योंकि मैं क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे प्रोडक्ट समझ में आता है और मुझे लगता है कि मैं प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से अब बना सकता हूँ। क्योंकि पिछले 5 6 महीने से मैं 1 साल से लगभग मैं उसी तरफ फोकस कर रहा था। दैट वाज माय प्राइमरी टारगेट कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, इसलिए एमबीए करना है। तो आप जैसे कहा कि आप वर्क करते थे राइट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो आपने कैसे पूरा प्रिपरेशन में फोकस किया, क्योंकि फिर जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहता है, फिर स्टडीज भी रहता है, तो आपका शेड्यूल कैसा क्या था? मेरा शेड्यूल यूजुअली ये रहता था कि हमारे 9 to 5 मेरा जॉब होता था। मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि 9 to 5 ही रह सकता है, किसी किसी दिन मुझे 7 बजे भी उठ के हो सकता है कि 8 बजे तक शाम के काम करना पड़े। बट मेरे कंपनी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, तो लगभग लगभग 8 या 9 बजे से लेके मैं 6 7 बजे तक काम करता था। और रात के 10 से 12 एलिट्स ग्रेड के क्लासेस होते थे, तो मैं उसमें कोशिश करता था कि मैं हर दिन रेगुलर रहूं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता था जब हमारे कनेडियन फर्म्स के साथ मीटिंग्स रहते थे, तो वो रात के 8 या 9 बजे होते थे, जो कि 10 11 बजे तक चल जाते थे। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता था कि जितना क्लास हो गया है वो मैं बाद में देखता था। बट जो 11 से 12 तक, 10 से 12 यूजुअली चलता था एलिट ग्रेड का क्लास, मैं 11 से 12 तक कोशिश करता था कि सब कवर कर लूँ और फिर 10 से 11 का बाद में जाके दोबारा देख, ये मोर और लेस मेरा टारगेट रहता था। ओके, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर आपने प्रीवियस ईयर भी एग्जाम दिए थे कैट का? जी नहीं, ये मेरा मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके, तो कितना परसेंटाइल आया है आपको? मुझे 96.93% आया है। फ्रॉम विच कॉलेजेस डिड यू रिसीव कॉल्स, और कितने आपने कन्वर्ट किया है? जी तो मुझे कॉल्स मिले थे SPJIMR से। फिर मैंने ओमेट एग्जाम्स भी दिए थे। तो मुझे XLRI के GMP प्रोग्राम का भी कॉल आया था। फिर मुझे IIM रोहतक, IIM अमृतसर, बैंगलोर, लखनऊ, इंदौर, शिलोंग, कैपकॉल, MDI, IFT, इन सारे कॉलेजेस से कॉल आया था। अभी तक रिजल्ट्स बस SP जैन और IIM बैंगलोर के आए हैं। मैंने IIM बैंगलोर कन्वर्ट कर लिया है। SP जैन में मैं अभी BM प्रोग्राम में वेट लिस्टेड हूँ। तो थैंक आपने यू। जैसे कहा कि आप इजी का क्लासेस फॉलो करते थे, तो मतलब आपने एलिट ग्रिड के रिसोर्सेज फॉलो करते थे राइट? जी। तो आपको एलिट ग्रिड के बारे में कैसे पता चला, और आप कौन सी बैच में थे, और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ था? मुझे एलिट्स ग्रेड के बारे में पता चला था मेरे एक दोस्त से। वो भी एक्चुअली IIM बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। वो अभी अभी इसी ईयर 2025 में पास आउट हुआ है। तो उसने मुझे बोला था कि एलिट्स ग्रेड में ही अगर पढ़ने जाना है तुम्हें तो एलिट्स ग्रेड में ही जाओ, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लासेस है। एंड
अब मुझे समझ में आता है क्यों उसने मुझे रेकमेंड किया था। एलीट्स ग्रिड के बारे में मुझे पता उससे चलो, फिर मैंने ज्वाइन किया था एलीट्स ग्रिड को 10 अप्रैल वाले बैच में। या उसके रिसोर्सेज मैं काफ़ी डिलीजेंटली फॉलो करता था एंड उससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे। तो कैट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। जब मॉक का कोर्स जब अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, फिर बहुत डेडिकेटेडली स्टडी करते हैं, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि शायद अभी हो ही नहीं पाएगा, ऐसा फीलिंग आता है ना सबको। तो आपका भी ऐसा कुछ फेस था और आपने ये फेस कैसे टैकल किया? काफ़ी अप्स एंड डाउन्स तो बिल्कुल थे। इनिशियली स्टार्टिंग में जब मैं सोचता था कि शायद मेरा प्रोफाइल एग्जैक्टली 999 नहीं है, मेरा प्रोफाइल 99988 था, तो मुझे लगता था कि कहीं इस वजह से कुछ कॉलेजेस मुझे ना ले या कुछ ऐसा हो। तो हनी सर इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बोलते थे कि जो चीज़ें जा चुकी है और जिस चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में आप सोच के कुछ कर नहीं सकते हो। हम्म। और ये बात काफ़ी सही थी उनकी। मेरा प्रोफाइल 988 का था, इसके बारे में मैं काफ़ी सोचता था कि कॉल्स आएंगे नहीं आएंगे, बट थैंकफुली सारे कॉल्स आए, लगभग बहुत सारे कॉल्स आए मुझे। एंड इसके लिए ईजी में काफ़ी मतलब ईजी में एक चीज़ था जो मुझे लगता था कि मैं डिमोटिवेटेड फील करता था एट टाइम्स कि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम था स्टडी करने के लिए। तो कभी कभी मुझे लगता था ये टॉपिक मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। वहाँ पे कुछ कॉलेज के बच्चे जो 4th ईयर में, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा इन सारे टॉपिक्स को। मेरा कंपटीशन उनसे है, क्या मैं आगे निकल पाऊंगा, क्या मैं उतना स्कोर कर पाऊंगा कॉन्स में, LRDI में, VRC में। तो ये थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते थे जी, बिल्कुल आते थे। बट हनी सर और गौरव सर और शहजाद सर ने ये 100% मेक श्योर किया कि हमारे सारे टॉपिक्स ना ना ही बस कंप्लीट हो, बट उनका 2 3 4 बार रिवीजन हो जाए, जिससे हर टॉपिक पे आपका ग्रास्प इतना अच्छा हो कि आप सारे सवाल कर लो वहां जाकर जी। और इसके अलावा उन्होंने, मुझे ये भी लगता था कि टाइम कंज्यूमिंग होता है कुछ क्वेश्चंस, कैट बस सॉल्व करने के बारे में नहीं, इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। एंड मुझे भी ये लगता था कि क्या टाइम मैनेज हो पाएगा, तो हनी सर ने इसके लिए भी काफी अच्छे से हमें सिखाया था कि आपको कैसे समझना है कि कौन सा सवाल करना है कौन सा सवाल नहीं करना है, क्योंकि शायद आप कर हर सवाल सकते हो, लेकिन कुछ ही ऐसे सवाल होंगे जो कि आप 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर कर सकते हो, बाकी सारों में ज्यादा टाइम लगेगा। एंड आपको ये रिकॉग्नाइज करके उसको सॉल्व करना भी एक कला है, जो कि इजी से ही मुझे पता चला। तो कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वीआरएस एंड डीआईएलआर। तो ईच सेक्शन हैज देयर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच एंड दे हैव देयर ओन काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो कोई सेक्शन ऐसा था जो आपको इनिशियली बहुत ज्यादा टफ लगा? इनिशियली मुझे कौन सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर इनफ प्रैक्टिस ना करूं मैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मुझे। बट देन इवेंचुअली हनी सर के हेल्प की वजह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया वो। VARC में मैं फेयरली कॉन्फिडेंट था, एंड DILR में लॉजिकल रीजनिंग पजल्स मैंने काफ़ी सॉल्व किए हैं बचपन में, तो उससे भी मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला था। बट गौरव सर ने जिस तरीके से हमें पढ़ाया और जिस तरीके से हमें समझाया कि अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप सॉल्व शायद सब सवाल कर लो अगर आपको 1.5 घंटे मिले तो, बट आपके पास 1.5 घंटे नहीं है। तो हम्म। आपको ये समझ के कि 40 मिनट है और आपको इसमें बेस्ट मार्क्स पॉसिबल 2 पजल्स ही सॉल्व करने हैं या 2.5 पजल ही सॉल्व करने हैं, तो वो कैसे अप्रोच करना है ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि गौरव सर ने हमें काफ़ी अच्छे से समझाया। काफ़ी सारे पजल्स करवाए जिससे हमारा प्रैक्टिस बना रहा, और उससे हमें एंड डे सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हुई। मुझे तो पर्सनली काफ़ी। ओके, तो आपने जैसे कहा कि क्वांट सेक्शन आपके लिए इनिशियली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, राइट? तो आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको प्रोसीड किया कि आपका इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ? जी। तो इनिशियली क्वांट सेक्शन चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मुझे सारे फार्मूलाज याद नहीं थे। इट्स ऑलमोस्ट बिन 3 years, 3.5 years when I passed out, and उससे पहले भी मैं लगभग लास्ट के 2 years कंप्यूटर के कोर सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहा था, तो मैथ्स की उतनी ज़्यादा जरूरत थी नहीं। तो ये प्रैक्टिस करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज था और टाइम ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। बट मैंने मन में ये ठाना हुआ था कि मुझे क्वांट्स के हर एक क्लास को अटेंड करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। आज भले ही ना हो पाए, हो सकता है कि शायद मुझे काम एक्स्ट्रा रहे एंड थोड़ा स्पिल ओवर कर जाए मेरा वर्क टाइम, बट आई मेड श्योर कि सोने से पहले मैं क्लास कंप्लीट करूं। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती थी, जिस दिन क्लास हुआ उसी दिन मैं कोशिश करता था कि रात में देख लूं। अगर रात में नहीं देख सका, बहुत थका हुआ रहा, तो सुबह उठ के 8 बजे या 7 बजे उठ के मैं 9 बजे तक या 1.5x स्पीड पे करके 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं
क्लास देखता ही देखता था, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट डे हनी सर का क्लास करता था, क्योंकि इससे ये होता था कि जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो क्वांट्स इजी रहेगा। एंड आई बिलीव कि क्वांट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना। वंस आप एक रूटीन बना लो और आप डिलीजेंट रहो उस चीज़ को लेके, तो वो चैलेंज ओवरकम हो जाएगा। नॉट जस्ट फॉर एन इंजीनियर, फॉर एनी वन आई बिलीव। तो आपने जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक्स देना स्टार्ट कर दिए थे, तो वो स्कोर्स कैसा था, हाई था या लो था? जब मैंने फुल लेंथ मॉक्स देना शुरू किया था, तो इनिशियली मेरे स्कोर्स अराउंड 50 45 ऐसे भी आए हैं। स्टार्टिंग वाले तो शायद ऐसे ही आए हैं। जिसमें मेरे DILR में शायद अराउंड 20 25 रहते थे। VARC में थोड़े कम आते थे, 20 के आसपास आते थे। 15 के आसपास भी आते हैं, आए हैं कई बार। 15 सिंगल डिजिट भी स्कोर आया है। बिल्कुल। और क्वांट्स में मैं 4 5 ही कर पा रहा था इनिशियली सवाल, बट इवेंचुअली वो धीरे धीरे इंप्रूव होते गया। 40 45 50 इस रेंज में इनिशियली मेरे स्कोर थे। जैसे आप कहा कि इवेंचुअली धीरे धीरे इम्प्रूव होते रहा, जी। तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या किए थे? जी। क्या एडजस्टमेंट किए थे अपने स्ट्रेटजी में या फिर प्रिपरेशन में कि वो इम्प्रूव हुआ? तो इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये किया था कि मैंने सेक्शनल एग्जाम्स जो होते हैं या सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं, मैंने वो देना शुरू किया, ताकि मुझे पता चले कि मैं 40 मिनट में कितना एक्चुअली में कर सकता हूँ अगर मैं फ्रेश माइंड सेट के साथ जाऊँ। हम्म। एंड VARC में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फर्स्ट सेक्शन ही रहता है कैट में। बट क्वांट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला, जब मैंने ये ठान लिया कि मुझे 10 सवाल बनाने ही बनाने हैं, चाहे सही मारूँ चाहे गलत मारूँ, बट स्पीड इतना रखना है कि 10 सवाल हो। तो धीरे धीरे करके मेरे स्कोर 15 से 20, 20 से 25 तक गए। एंड उसके आगे भी बढ़े फिर धीरे धीरे। तो सेक्शनल्स करना मेरे हिसाब से, जब आप एक दो मॉक दे दो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आप कितना स्पीड मेंटेन कर सकते हो। एंड हम्म। एंड में जब आप दोबारा मॉक देना शुरू करो, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये 120 मिनट ही है आपके पास, आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। एंड आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप मिनिमम क्वांट में 10 to 12, 12 to 13 क्वेश्चंस बनाओ ही बनाओ, नो मैटर व्हाट। एंड DILR में आपको, मुझे ऐसा लगता था काफ़ी बार कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बट पॉइंट इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 40 मिनट्स में कौन कौन से कर सकते हो सकता है एक पजल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो कि आपके पूरे 40 के 40 मिनट्स कंज्यूम हो जाए। हो सकता है एक कोई पजल हो जो शायद 50 मिनट्स में हो सकता है कोई एक पजल हो जो शायद आपसे 20 मिनट्स में हो जाए या 15 मिनट्स में हो जाए। तो ये रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा पजल 15 मिनट में होगा, एंड सबसे पहले उसको टारगेट करना, रादर देन जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन एंड गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पजल, वो ट्रिक काम नहीं करेगा। आपको देखना पड़ेगा चारों पजल सेट्स, एंड फिर आपको एक चॉइस मेक करना पड़ेगा कि हाँ ये पजल हो सकता है मेरे से 15 मिनट में, एंड ये मैं कर लूंगा, इसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा और दूसरे पजल पे मैं जंप कर पाऊंगा। तो ये भी काफ़ी हद तक मुझे गौरव से सही समझ में आया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। तो बहुत स्टूडेंट्स तो मॉक्स दे देते हैं, लेकिन वो लोग ना एनालिसिस पार्ट पे थोड़ा सा लैक करते हैं या फिर स्ट्रगल करते हैं कि एनालिसिस कैसे करें। तो आप मॉक्स को एनालिसिस कैसे करते थे? मॉक देने के बाद इनिशियली जो क्वेश्चंस मुझे लगते थे कि ये तो बिल्कुल ही सही होने चाहिए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते थे जो गलत हो जाते थे, तो मैं अपने सिली मिस्टेक्स को काफ़ी बार देखता था कि ये क्यों गलत हुआ है, ये क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैं बहुत सारे RCs में भी मैं अराउंड 2 से 3 का टारगेट लेके चलता था। मेरी रीडिंग स्पीड ठीक ठाक है, तो मैं 2 से 3 RCs तो आराम से सॉल्व कर पाता था। बट चौथा RC जो मैं नहीं कर पाता, जो मुझे लेंदी लगता था, या मुझे लगता था कि नो आई एम नॉट फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर RC रियली वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसको मैं जब बाद में रिव्यू कर रहा होता था तो मैं कोशिश करता था कि उसको पहले सॉल्व करूंगा बिना आंसर्स देखे, एंड लेट्स सी कि अगर मैं ये RC अटेम्प्ट करा तो मुझे कितने राइट आते कितने रॉन्ग आता। उसके अलावा VA पार्ट में भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते तो वो अपने से खुद से करना, और उसके बाद देखना कि क्या लॉजिक है इसके सही है इसके गलत होने का, ये पहले मैं करता था। उसके बाद शहजाद सर मोस्टली एक क्लास लेते थे जहाँ पे वो अच्छे से एक्सप्लेन करते थे हमें कि क्या लॉजिक होना चाहिए था, क्यों ये आंसर होना चाहिए था, क्यों ये आंसर नहीं होना चाहिए था। आप VA में इट्स VA या RC में इट्स मोर अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस रादर देन सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन काफ़ी अच्छा बैंक्स थ्योरी या सुनी सुई सुधार सर ने हमें काफ़ी अच्छे से समझाया। तो DRC के लिए मैं ये करता था। DILR के लिए अगेन जो पजल्स नहीं कर पाता था मैं,
वो पहले खुद से सॉल्व करता था, उसके बाद में गौरव सर की क्लास में जाता था, जहाँ पे वो 2-3 अप्रोचेस बताते थे कभी कभी एक पजल को सॉल्व करने के। एंड जो बेस्ट अप्रोच होता था वो भी वो बताते थे, और वो कैसे टाइम बचाएगा हमारा वो भी वो समझाते थे। तो पजल्स का भी एक पैटर्न होता है, क्योंकि गौरव सर ने हमें काफ़ी सारे पजल्स करवाए हैं। इससे एक पॉइंट के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये पजल किस पैटर्न पे चल रहा है या किस पैटर्न के अराउंड मूव कर सकता है। तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, एंड एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि किस टाइप के पजल्स आ सकते हैं, किस पैटर्न पे पजल्स आ सकते हैं। रही बात क्वांट्स की, तो इनिशियली ऑब्वियसली मैं 5 6 7 ही कर पाता था या 4 ही कर पाता था, कभी कभी तो वो भी हुआ। उसके बाद मैं कोशिश करता था कि बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं मैं सबको एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करूं। जो चीज़ें मुझे नहीं पता है उनको मैं एक बार पढूं, फिर से अटेम्प्ट करूं। और फिर हनी सर का क्लास रहता ही था जहाँ पे वो हमें बताते थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कौन सा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज़ करके आप अपना टाइम मिनिमाइज कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस को दे पाओ। एंड कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको डेफिनेटली छोड़ ही देना चाहिए। रिवीजन भी बहुत जरूरी है कैट की प्रिपरेशन फेज में, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आपने कहा कि क्वांट के इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो रिटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो आप कैसे रिवीजन कैसे स्ट्रक्चर किए थे कि आप 30 to 45 डेज पहले कैट के? इनिशियली हमें गौरव सर और हनी सर ने काफ़ी बार बोला था कि लास्ट के 2-3 वीक्स के लिए आप लीव्स बचा के रखिएगा, क्योंकि कैट से पहले हो सके तो पूरा नवंबर आप लीव पे रहिए, ताकि आपको मैक्सिमम रिवीजन टाइम मिल पाए। मैंने भी ये किया था, मैंने जून या जुलाई में ही नवंबर के लिए लीव्स अप्लाई कर दिए थे, ताकि उस समय मैं अच्छे से कैट के लिए टाइम डेडिकेट कर पाऊँ। एंड रिवीजन के लिए एलिट्स ग्रेड फैकल्टी मेंबर्स ही 6 6 7 7, इनफैक्ट 12 12 आवर्स के क्लासेस लेते थे। इनिशियली ये क्लासेस शायद 2 से 4 5 होने शुरू हुए, फिर 5 घंटे से लेकर 6 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे तक गए हैं। तो मैं हनी सर के रिवीजन पैटर्न को ही फॉलो करता था। वो जो बोलते थे कि ये आज पढ़ेंगे और ये ऐसे ऐसे रिवाइज करेंगे, तो मैं उनसे ही रिवाइज करता था। उसके अलावा मैं मेक श्योर करता था कि वीएआरसी के लिए मैं हर दिन एटलीस्ट एक सेक्शनल दूँ वीएआरसी का, क्योंकि क्वांट्स के मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस क्लास में हो जाते थे। डीआईएलआर के भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 200 पजल्स लास्ट के 30 डेज में हमने सॉल्व किए होंगे। 200 से ज़्यादा ही किए होंगे, आई गेस 200 इज अ बॉल पार्क एस्टिमेट जो मैं दे रहा हूँ। तो उससे काफ़ी हद तक डीएलआर और क्वांट्स हमारा हो गया था। बट वीआरसी के क्लासेस जो चल रहे थे उसके अलावा मैं सेक्शनल्स भी देता था, क्वांट्स के भी मैं लास्ट में सेक्शनल्स देता था, ताकि मैं अपने स्पीड बढ़ा सकूँ। और हनी सर भी ये कोशिश करते थे कि इनिशियली शायद वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके एक्सप्लेन करे चीज़ें, बट लास्ट की तरफ में उनका एक ही मोटिव रहता था कि 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करे एंड नेक्स्ट पे आप मूव करें। तो उससे जो हमारा रिवीजन था वो ना सिर्फ टॉपिक्स कवर हुए, बट हमें एक आदत भी बनी कि हम किसी भी सवाल को इतने ही देर में टैकल करें, खत्म करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जी, एंड मैंने कुछ नोट्स भी बना के रखे थे, हनी सर ने नोट्स एंड गौरव सर के नोट्स एंड शहजाद सर के भी नोट्स, तो उसको भी मैं कभी कभी प्रैक्टिस करता था। बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें रिविजन क्लासेस में कवर हो ही जाती थी। तो कैट के अलावा भी आपने कोई एग्जाम दिया है? जी, मैंने जैट भी दिया है। ओके, तो वहां पे आपका स्कोर क्या था? जैट में मेरा 95.2 P परसेंटाइल ओके, था। जी। तो जैट और कैट बहुत डिफरेंट होते हैं ऑल्सो। जैट में एक एक्स्ट्रा सेक्शन भी रहता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो आप कैसे प्रिपेयर किए थे जैट के लिए? तो जैट में बिल्कुल आपने सही कहा कि एक एक्स्ट्रा सेक्शन रहता है डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग काफ़ी ट्रिकी सेक्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने डिलीजेंटली प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी डिसीजंस आपको एब्सर्ड लग सकते हैं, उनका लॉजिक शायद आपको ना समझ में आए इनिशियली। बट हनी सर ने ये इंश्योर किया कि हम सब काफ़ी अच्छे से डिसीजन मेकिंग समझे एंड डिसीजन मेकिंग को डिलीजेंटली प्रैक्टिस करें। सारे प्रीवियस ईयर के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। उसके अलावा उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि वो हमें समझा सके कि कुछ कुछ ऑप्शंस जो होते हैं उन्हें क्यों एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जस्ट लाइक वीआरसी इज नॉट अबाउट सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, बट इट इज अबाउट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। तो काफ़ी बार आपको समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कौन सा डिसीजन ज़्यादा सूटेबल बैठता है। हम्म। एंड हनी सर के हेल्प की वजह से इसमें हमने काफ़ी अच्छा किया। आई बिलीव हम सब ने काफ़ी अच्छा किया होगा। मुझे पर्सनली 99 परसेंटाइल आए थे डीएम सेक्शन में। एंड
एक ट्रिक था कि आप थोड़ा रीडिंग स्पीड बढ़ाइए और डिसीजन मेकिंग में सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोशिश करिए, जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा डेफिनेटली। बट यस, थैंक्स टू हनी सर, उन्होंने जितना प्रैक्टिस कराया उससे, उन्होंने कहा भी था कि आप जब जाके एग्जाम दे रहे होगे तो आपको लगेगा कि आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चूजिंग द करेक्ट क्वेश्चंस, एंड वो सच में हुआ। कमिंग बैक टू द इंटरव्यू स्टेज, तो आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, पर्सनल इंटरव्यू के लिए? जी, मैंने पीआई के लिए खुद से ही प्रिपरेशन की थी, क्योंकि पीआई वाज मोर अबाउट नोइंग योर सेल्फ एंड नोइंग द थिंग्स दैट यू हैव डन। तो उन चीज़ों को लेके मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट था, इसलिए एस पी जैन की इंटरव्यूज़ के लिए मैंने प्रिपेयर किया था इजी से। हाँ जी, एस पी जैन के इंटरव्यूज़ में हमें मेंटर्स मिले थे जिन्होंने हमें बेसिक वैल्यूज़ बताई थी। एस पी जैन के हर कॉलेज के अपनी अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनके वेबसाइट को गो थ्रू करना या समझना, एंड मेंटर्स जो हमें अलॉट हुए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया ये सारी चीज़ें, एंड उनके ही हेल्प की वजह से एस पी जैन का इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था। तो करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है बी स्कूल इंटरव्यूज के लिए। तो आप कौन कौन से टॉपिक फोकस किए थे करंट अफेयर्स के लिए? जी, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना काफ़ी ज़रूरी था, एंड ईजी में भी हमें काफ़ी मटेरियल मिल जाते थे करंट अफेयर्स के लिए। उसके लिए कभी कभी क्लासेस भी होते थे बजट सेशन समझाने के लिए, विच वाज वन ऑफ द टॉपिक्स जिसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो टैरिफ्स के ऊपर पूरा अमेरिका का मुहिम चल रहा है, उसको काफ़ी मैंने अच्छे से फॉलो किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जर्मन इलेक्शंस को भी थोड़ा नज़दीक से देखा था, क्योंकि मुझे लगा था शायद इस पे क्वेश्चन आए, बट ऑल्दो उस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स में जो रेपो रेट आरबीआई ने रिसेंटली बताया था, रेपो रेट से क्या होता है नहीं होता है, ये सारी चीज़ें समझना। करंट अफेयर्स में कौन वर्ल्ड लीडर्स है, कौन डिफरेंट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज इन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अपने स्टेट को अच्छे से समझना, एंड जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे उसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सिंस मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो इनवीडिया के साथ क्या हुआ, इनवीडिया के स्टॉक्स क्यों राइज किए, फॉल किए, एंड देन डीप सीक एंड चैट जीपीटी के बीच में कंपैरिजन, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो टेक डोमेन में आ रही है उन सब के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करंट अफेयर्स में। तो इंटरव्यूज में आपका कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद है जो आपको पूछा गया हो, पैनलिस्ट आपको पूछा है, और आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल किया? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो काफ़ी आते हैं मेरे हिसाब से। जैसे मुझे एक सिचुएशन याद है आई एम लखनऊ के इंटरव्यू का, जिसमें मुझसे पूछा गया था कि 1905 में कैलकाटा में क्या हुआ था, एंड वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट आई जस्ट रिमेंबर दैट, एंड आई टॉक्ट अबाउट स्वदेशी मूवमेंट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उस सिचुएशन को मैंने फिर हैंडल कर लिया था। उसके अलावा मुझसे एक काफ़ी फनी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं कोलकाता में भी रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाई डू यू थिंक बंगाली स्मोक, जो कि काफ़ी काफ़ी वियर्ड क्वेश्चन था, बट यस, वेरी मैंने उसे वियर्ड काफ़ी रियली। अच्छे, या सो इट वाज काफ़ी वियर्ड था, बट आई टैकल्ड इट बाय टॉकिंग अबाउट कि कम्युनिज्म से कैसे लोगों का रिलीजियस डॉगमास दूर हुए, एंड कैसे ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे प्राइमरीली बिकॉज दे वर देयर इन कोलकाता, तो वो स्मोक करते थे, जिससे बंगाली एलिट्स ने स्मोक करना शुरू किया, एंड ऑब्वियसली क्योंकि कम्युनिज्म का वेव चल रहा था कैलकाटा में एंड वेस्ट बंगाल में, तो रिलीजियस डॉगमास जो रिलेटेड थे स्मोकिंग से वो दूर हुए, एंड अब बंगाल में स्मोक करना इज मोर ऑफ अ साइन ऑफ बीइंग इंटेलेक्चुअल, बिकॉज सत्यजीत रे और इफ यू लुक एट सुभाष चंद्र बोस ऑल ऑफ देम स्मोक। तो इससे वो काफ़ी इम्प्रेस थे। तो ऐसे सिचुएशंस में मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक टाइम लेना चाहिए ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। मैंने भी शायद उनसे बोला था कि आई वुड लाइक टू फ्रेम माई आंसर फॉर 1 सेकेंड, फॉर अ मिनट, एंड देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट आंसरिंग, एंड उन्होंने भी आपको मुझे अलाउ कर दिया था। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो अलाउ करते हैं, ताकि आप सोच के अपने आंसर्स फ्रेम करके बोल सको। तो यस, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको डिप्लोमेटिक आंसर्स देने चाहिए एज फार एज पॉसिबल विदाउट हर्टिंग एनी वन। एंड इनफैक्ट आई रिमेंबर ये स्मोकिंग वाले क्वेश्चन में मैंने ये स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था आई बिलीव दिस इज अ जनरलाइजेशन दैट ऑल बंगाली स्मोक, आई बिलीव दैट ऑब्वियसली देर इज अ ग्रेट परसेंट ऑफ बंगाली हु स्मोक, बट इट इज जनरलाइजेशन टू से दैट ऑल बंगाली स्मोक, एंड देन आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर से बढ़ के धीरे धीरे रीजंस देने चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन इजी आपके साथ था, जी बिल्कुल। तो आप
शॉर्ट में बताइए इन ब्रीफ कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ईजी के साथ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जी के साथ प्रिपरेशन में एवरीथिंग वाज जस्ट वंडरफुल। मतलब आई हैव नेवर सीन अ टीचर बीइंग सो डेडिकेटेड फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज स्टूडेंट्स लाइक हनी सर और गौरव सर और शहजाद सर। मतलब देर इज समवन हु इज एक्चुअली इज नॉट मेकिंग दिस अ बिजनेस, बट ये उनका मुझे लगता है पर्सनल गोल है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में। एंड वो ये चीज़ बिल्कुल पर्सनल लेके करते हैं। उनका गोल मनी बनाना है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं अपने टाइम लिमिट से आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। इनफैक्ट आई रिमेम्बर लोग थे जो पूछते थे, सर अब हम कब जा सकते हैं, मतलब लाइक क्लासेस कब खत्म होंगे। एंड सर वाज लाइक कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। एंड दैट इज ऑल ही वांटेड टू डू। हनी सर को जो खुशी मिलती है जस्ट बाय इम्पार्टिंग नॉलेज टू अस, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रूली। जब आप देखा कि आई एम बैंगलोर कन्वर्ट हो गया तो आपका रिएक्शन कैसा था, कैसा महसूस हुआ? मुझे काफ़ी खुशी हुई थी जब मैं बैंगलोर कन्वर्ट हुआ था। मैंने अपने घर वालों को बताया, फिर मैंने हनी सर को भी टेक्स्ट किया, ईजी फैकल्टी के चैनल पे भी मैंने टेक्स्ट किया। मैं काफ़ी खुश था क्योंकि ईजी ने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा है सारे फैकल्टी मेम्बर्स ने। एंड उनके ही मेहनत की वजह से मैंने अपना एक रूटीन सेट कर पाया। एंड उनके ही मेहनत की वजह से मुझे आई एम बैंगलोर मिल पाया। तो इट वाज लाइक रियली ग्रेट। तो अकॉर्डिंग टू यू बिगेस्ट मिस्टेक क्या है जो स्टूडेंट्स करते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जिसकी वजह से उसका परसेंटाइल अच्छा नहीं आता है? अगर वो मिस्टेक अवॉइड करे तो क्या मिस्टेक उनको अवॉइड करना चाहिए? मेरे ख्याल से दो तीन मिस्टेक्स जो पिटफॉल्स है, पोटेंशियल पिटफॉल्स है जो अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला तो एक है कि आप सबको रूटीन बनाना चाहिए। रूटीन नहीं बनाओगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप बस एक स्पार्क ऑफ एनर्जी आया एंड यू स्टार्टेड स्टडिंग एंड यू कवर्ड दो तीन टॉपिक एक दिन में, एंड देन यू थॉट कि ये टॉपिक हो गया है। तो वैसे नहीं होने वाला है। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। सम कुछ लोगों को लग सकता है कि हमने ये टॉपिक इंजीनियरिंग में करी है, मुझे आता है, मैं कर लूँगा। बट एंड सम पीपल फील कि वो प्रोडिजी हैं एंड दे कैन सॉल्व एवरीथिंग ऑन देयर ओन ऑन द डी डे इटसेल्फ। बट हार्ड वर्क विदाउट टैलेंट इज अ वेस्ट, कंप्लीट कंप्लीट वेस्ट आई थिंक। तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, इवन इफ यू नो अ पर्टिकुलर टॉपिक, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपको टाइम कम करने की ज़रूरत है इन द क्वेश्चन, इन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू टेक टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ये सीखने की भी ज़रूरत है कि कौन से क्वेश्चंस को देख के सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि आप खेल हर बॉल सकते हो, बट आपको हर बॉल खेलनी नहीं है। ये रियलाइज करना वो तभी हो पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे या आप अपने फैकल्टी मेंबर्स की बात सुनोगे। तो ये सारे पिटफॉल्स है पोटेंशियल। एंड वीएआरसी में आपको रीड करने का हैबिट डेवलप करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इट्स नॉट लाइक इफ यू जस्ट रीड बुक्स तो उससे हो जाएगा, क्योंकि आरसी के का वर्ड लेंथ होता है 300 to 400 वर्ड्स। उसके बीच के जो पैराग्राफ्स है उसको पढ़ने का और रिटेन करने का ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें से इन्फर करने का प्रॉपरली चीज़ें, ये चीज़ें आपको कोई एक अच्छा टीचर ही समझा सकता है। तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी और आपको इसमें भी अगेन टाइम एंड अगेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट दैट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। दैट्स अ रियली हेल्पफुल एडवाइस। बहुत सारे स्टूडेंट रिलेट करेंगे जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके भी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो आपका आप जैसे ओवरकम के ये सुनने के बाद वो लोग भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उनका भी स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। बहुत मोटिवेटिंग था सच में। बहुत हार्ड वर्क किया है आपने। So huge congratulations once again on making it to IIM Bangalore. Best of luck as you start in this exciting new chapter. All the very best. थैंक यू सो मच।